हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने आईपीसी, आप सभी को पता है हम लोगों ने आईपीसी स्टार्ट किया था। मैं लिख देता हूं एक बार। तो हम लोगों ने स्टूडेंट आईपीसी स्टार्ट किया था 1860 और मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 मैंने आपको डिलीवर किया था। ठीक है स्टूडेंट। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो मैंने सेक्शन आपको करवाए थे 120 ए और सेक्शन 120 बी मैंने आपको करवाया था। अब स्टूडेंट ये लेक्चर नंबर 5 है। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5। और इसके अंदर मैं आपको दो सेक्शन करवाऊंगा 403 एंड 404। तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने 4 लेक्चर नहीं देखे या उसने 4th लेक्चर नहीं देखा है और गलती से वो लेक्चर नंबर 5 देख रहा है बाय मिस्टेक, तो स्टूडेंट इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले आप लेक्चर नंबर 4 देख लो, देन आप लेक्चर नंबर 5 देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास क्रिमिनल लायबिलिटी है, तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। स्टूडेंट सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। चलो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप बेईमानी कर रहे हो और बेईमानी से आप किसी की प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में ले लेते हो, और ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट मूवेबल भी हो सकती है और ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। तो जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे 403 वो मूवेबल के रिगार्डिंग है ओनली, और जो 404 है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। चलो जी आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन देखोगे 403 के अंदर स्टूडेंट क्या बोल रहा है? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपने क्या किया है? बेईमानी से हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है? अपने पोजीशन में आपने ले लिया। कौन सी प्रॉपर्टी को आपने अपने पोजीशन में ले लिया? मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने अपने पोजीशन में ले लिया। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास कोई सा भी मोबाइल है, आपके पास कोई सा भी मोबाइल है, सेम मोबाइल क्या मुझे बताओ आपके फ्रेंड के पास हो सकता है या नहीं हो सकता? जो मोबाइल आपके पास है क्या वही सेम मोबाइल फोन आपके फ्रेंड के पास हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ए और बी आपस में क्या है? फ्रेंड है। और आपका जो मोबाइल फोन है वही सेम मोबाइल फोन किसका है? आपके फ्रेंड का है। तो दोनों का सेम मोबाइल फोन है। ठीक है, कोई से भी ब्रांड का ले लो, एप्पल का है, एमआई का है, सैमसंग का है, भाई किसी भी चीज का है। ठीक है, किसी भी ब्रांड का मतलब। तो ए ने क्या किया? गलती से बी का मोबाइल फोन उठा लिया। ए गलती से बी का मोबाइल फोन लेके चला गया और बाद में ले जाने के बाद उसको पता लगा कि बाय मिस्टेक गलती से मैं क्या है अपने फ्रेंड का मोबाइल लेके आ गया हूं। अपना तो उसका बैग में था ही, अपना तो मोबाइल उसके पास बैग में था ही, पर गलती से वो क्या हुआ? हाँ जी, गलती से क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड का मोबाइल फोन लेके आ गया। अब स्टूडेंट इस केस के अंदर अगर आप गलती से लेके आ गए हो तो दो बातें होंगी। या तो आप फोन करके अपने फ्रेंड को बता दोगे कि मैं गलती से तेरा मोबाइल फोन उठा के ले आया था, तू आजा मैं तेरा मोबाइल फोन दे देता हूं तुझे वापस। और या तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि आपके माइंड में बेईमानी आ जाए, आपके दिमाग के अंदर बेईमानी आ जाए कि भाई एप्पल का फोन है, ठीक है जी, और मैं इसका जो मोबाइल फोन है क्या करता हूं जी, उसका मैं जो इसका मोबाइल फोन है उसका क्या करता हूं? मैं जो इसका मोबाइल फोन है उसका क्या करूंगा? हाँ जी, जो इसका मोबाइल फोन है उसे बेच दूंगा। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर अगर आप देखा जाए तो बेईमानी आ गई है। आपके आप
आपके दिमाग के अंदर क्या आ गई है, बेईमानी आ गई है, आप गलत कर रहे हो, ठीक है जी। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो मैं तो सेक्शन के अंदर बता रहा हूं कि क्या प्रोविजन यहाँ पे बताया गया है, वो प्रोविजन मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। यस सर। अब मैं यहाँ पे आपको एक लाइव किस्सा बताता हूँ अपना ही। मैं एक दुकान के अंदर गया स्टूडेंट, और मैंने काफी सारे स्पोर्ट्स की आइटम वहां पे परचेज की, और मैंने स्पोर्ट्स के कपड़े भी वहां पे खरीदे। गलती से क्या हुआ कि जो शॉपकीपर था, उसकी दुकान में किसी ने मोबाइल फोन वहां पे छोड़ दिया, और गलती से क्या हुआ कि वो कपड़े के अंदर चला गया। अब कैसे गया वो मुझे नहीं पता। जब मैं वो कपड़े परचेज करके लेके आता हूं तो मैं देखता हूं उसके अंदर एक मोबाइल फोन है, ठीक है। नो डाउट कि मैंने मोबाइल फोन उसके अंदर नंबर मतलब फोन करके दोबारा और वापस किया वो फोन। बट अगर मान लो अगर मान लो कि कोई और थर्ड पर्सन होता और वो मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके, और मान लो आपको पता ही है मोबाइल फोन बेच देते हैं लोग, ठीक है जी, और मोबाइल फोन बेच दिया। या मान लो कि आप कहीं गए थे और आपको कोई रिंग आपके कपड़े में या कहीं पे भी, आप किसी मैरिज में गए, कहीं भी गए और आपको कोई रिंग मिली। रिंग मतलब भाई वैल्यूएबल रिंग आपको मिल गई जो हाथ में पहनते हैं भाई। मान लो 50 लाख की है, जितने की भी है, मतलब वैल्यूएबल है। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता, मैरिज में गए थे, अब हमें मिल गई है, हमें नहीं मालूम कि भाई कहां से किसने किसकी है, हमें तो पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बात को, आपको डिस्कवर करना है, आपने पूरी मेहनत करनी है कि भैया ये रिंग किसकी है, मुझे बताओ। जिसकी मैरिज में गए होंगे उससे पूछ सकते हो कि भाई किसी ने तेरे को फोन करके बोला है कि किसी की रिंग चोरी हो गई है या गुम हो गई है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है भाई साहब, आपको उस रिंग का जो असली ओनर है उसको ढूंढना है, ठीक है जी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो और उस रिंग को आप बेच देते हो तो स्टूडेंट उस केस के अंदर आप 403 में आ जाएंगे, और ये बेमानी मानी जाएगी कि बेमानी से आपने किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। आपने किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। 403 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है और आपने उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेमानी से या तो अपने पास रख लिया है या तो उस प्रॉपर्टी को आपने बेच दिया है। चलें आगे। यस सर। अब स्टूडेंट इस केस के अंदर अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस के अंदर जो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट है वो 2 साल की बताई गई है, और फाइन बताया गया है, और बोथ बताया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप इसको ले सकते हो कि ये मोबाइल का एग्जाम्पल है। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट अगर आप अपने फ्रेंड का मोबाइल फोन लेके आ जाते हैं और अगर आप उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जब तक आपने उसको नहीं बेचा जब तक वो थ्रेफ्ट नहीं माना जाएगा। बट आपको पता लगा कि गलती से मैं मोबाइल फोन लेके आ गया हूं और आपके दिमाग में बेईमानी आ जाती है और आप उस मोबाइल फोन को बेच देते हैं, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आप गिल्टी ऑफ ऑफेंस माने जाओगे इस सेक्शन के अंदर, और आपको 2 साल की इंप्रिजमेंट होगी, फाइन भी हो सकता है और बोथ भी आपको किया जा सकता है। ठीक है यहां तक। यस सर। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखोगे स्टूडेंट तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ए क्या है स्टूडेंट, फ्रेंड है जेड का। ए किसका फ्रेंड है, जेड का। और जेड की स्टूडेंट क्या है, एक लाइब्रेरी है, और अभी वो अपनी लाइब्रेरी में नहीं है। ए जाता है वहां पे, ए वहां जाता है और उसकी लाइब्रेरी से विदाउट कंसेंट ऑफ जेड बुक लेके आ जाता है। अब स्टूडेंट बुक लेके आ गया, कोई बात नहीं भाई, उसकी लाइब्रेरी से बुक लेके आ गया। हियर ए was under the impression that Z implied consent, कि जेड ने भाई implied consent दी, असली में दोनों आपस में फ्रेंड है। अब स्टूडेंट जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है जी, अब मैं उसकी लाइब्रेरी से उसके घर जाता हूं, उसकी लाइब्रेरी है, वहां से कोई बुक लेके आ जाता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेंड है, उसने बोला हुआ है भाई अगर तेरे को किसी बुक की जरूरत है तो ले लियो, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टूडेंट क्या होता है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पे कहता है ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, अभी तक कोई थेफ्ट नहीं है,
ठीक है, अभी तक कोई थेफ्ट नहीं है, जबकि मैंने अभी तक उससे पूछा भी नहीं। बट अगर यहाँ पे ए क्या करता है, उस बुक को बेच देता है, ए यहाँ पे क्या कर रहा है, उस बुक को बेच देता है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट ये गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर, और आपको 2 साल की इंप्रिजमेंट होगी और फाइन होगा, और बोथ आपको हो सकता है। बाकी ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है स्टूडेंट? एक्सप्लेनेशन 1 स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में बोलती है कि जो यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ टाइम है, तो ये जो टाइम है स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि ये टाइम पीरियड टेम्परेरी हो या ये टाइम पीरियड परमानेंट हो। आगे बात समझ में, मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है, चाहे ये टाइम पीरियड परमानेंट हो या ना हो, चाहे आपने बेईमानी तो की ना, आपने बेईमानी तो की, मतलब कि आपने उस किताब को बेचा ना, कहानी खत्म। आपने उस किताब को बेचा, कहानी खत्म, ये गिल्टी ऑफ ऑफेंस मान लिया जाएगा, और आपको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट है वो आपको दी जाएगी। तो अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिस एप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि अगर कोई बंदा टेम्परेरी पर्पस के लिए भी ऐसा करता है, तो उस केस के अंदर भी आपने उस बुक को बेचा है ना, बस कहानी खत्म है, तो भी उस केस के अंदर गिल्टी ऑफ ऑफेंस मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 अगर आप स्टूडेंट यहां पे देखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन 2 यहां पे क्या बोलती है? एक्सप्लेनेशन 2 मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। एक्सप्लेनेशन 2 वैसे ही मैंने बताया कि जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो किसके रिगार्डिंग है? मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। तो सीधी और सिंपल सी बात है, एक्सप्लेनेशन 2 कह रही है, डायरेक्टली आप क्या करो, एक्सप्लेनेशन 2 बेटर कैसे समझ में आएगी, डायरेक्टली आप इसकी इलिस्ट्रेशन समझ लो, डायरेक्टली आप इसकी क्या समझ लो, इलिस्ट्रेशन समझ लो, या डायरेक्टली आप यहां से पढ़ सकते हो। और यहां पे सिंपल सा ये बोला गया है कि जैसे मान लो कि आपको नोट मिल जाता है, आपको रोड पे 500 रुपए का नोट मिल गया, ठीक है जी, या 2000 रुपए का नोट मिल गया, कितने का भी आपको नोट मिल गया, अब आपको पता नहीं है भाई ये किसका है, ठीक है, आपने उठा लिया, तो आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको पता लगाना चाहिए कि ये नोट किसका है। अगर आप बिना पता लगाए अपने पास उस नोट को रख लेते हैं, अगर आप बिना पता लगाए उस नोट को क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा? हाँ जी, उस केस के अंदर, हाँ जी स्टूडेंट क्या होगा? उस केस के अंदर ए पिक अप द rupee and here A has not committed the offense defined under this section। इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नो डाउट कि देखो वो ऑफेंस है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखा नहीं रहा कि रास्ते में कोई नोट मिल जाए तो भाई उसे अपनी जेब के अंदर रख लो। स्टूडेंट आपको पता करना चाहिए कि ये नोट किसका है। सर कैसे पता करेंगे, वो आपके ऊपर स्टूडेंट, कि आप पुलिस वालों को देके आते हो, ठीक है, या आप क्या करते हो। वैसे इन जनरल कोई ऐसा नहीं करेगा, रास्ते में 2000 का नोट मिल गया तो वो अपने पास रख लेगा, पर इस सेक्शन के अंदर उसे क्या है, ऑफेंस नहीं माना जाता। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है भाई, कि मान लो ए फाइंड अ लेटर। अब मान लो कि आपको कोई लेटर मिल जाता है रोड के ऊपर, ठीक है, कंटेनिंग अ बैंक नोट, और वो क्या है, एक बैंक नोट है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मान लो कि रोड के ऊपर आपको एक लेटर मिल गया, ठीक है, एक एमुलप आपको मिल गया, और उस एमुलप में क्या है भाई, वो एटीएम कार्ड है, ठीक है, वो पिन नंबर है, सब कुछ है उसके अंदर। तो इस केस के अंदर, तो स्टूडेंट इस केस के अंदर अगर आप बेईमानी करते हो, आप उस बंदे को वापस नहीं देते जिसका ये है, तो उस केस के अंदर ये आप गिल्टी ऑफ ऑफेंस माने जाओगे इस सेक्शन के अंदर। समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। सेम स्टूडेंट चेक का केस है कि अगर आपको कोई चेक मिल जाता है तो स्टूडेंट आपको क्या करना है भाई, जो चेक का ओनर है उसको वो चेक वापस करना है, अदरवाइज आप गिल्टी माने जाओगे इस सेक्शन के अंदर। तो ये बड़े सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको किसी का पर्स मिल जाता है, उसके अंदर पैसे हैं भाई, तो भाई जिसका पर्स है उसको वापस कर दो, ठीक है, कैसे वापस करोगे वो आपकी हेडेक है।
अगर आप नहीं करते तो आप यहाँ पे गिल्टी ऑफ ऑफेंस मान लिए जाओगे। ठीक है, ये वैल्यूएबल रिंग का मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया था। अब इसके इंट्रीग्रेंट्स बताए गए, एसेंशियल इंट्रीग्रेंट्स स्टूडेंट 403 जो सेक्शन है, क्या क्या है इसके अंदर। तो 4 इंट्रीग्रेंट्स है, आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सबसे पहले क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है जी, सबसे पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सॉरी यहां पे ये नहीं, आप लिख लो। तो सबसे पहला क्या है भाई, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, अगर बेईमानी है तो गए फिर आप। दूसरा क्या है भाई, प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू द कंप्लेनेंट, प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू द कंप्लेनेंट। तीसरा क्या है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। और चौथा क्या है कि मिस एप्रोप्रिएशन किया है आपने, बेईमानी की है। चौथा यहां से लिख सकते हो, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है, बेईमानी की गई है। ठीक है जी, या उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया गया अपने यूज के लिए। तो टोटल ये 4 इंट्रीगेंट्स हो गए, उस केस के अंदर 403 लग जाएगा। आगे चलते हैं, बाकी ये पैरा आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, ये केस लो आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अंदर जो केस है, मैं आपको ये वाला, चलो केस छोड़ दो, ठीक है, मैं आपको सिंपल ये वाला मोहम्मद अली वाला केस मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, और ये झारखंड वाला स्टेट का केस मैं आपको करवा देता हूं। देखो क्या हुआ मोहम्मद अली वाले स्टेट केस के अंदर, क्या हुआ भाई, 15 बंडल्स हैं इलेक्ट्रिक वायर के। अब आपको पता है बिजली कंपनियां होती हैं, हाँ सर बिजली कंपनियां होती हैं, ठीक है, जैसे BSES बिजली कंपनी है। तो स्टूडेंट एक आदमी क्या करता है, एक आदमी क्या करता है, कबाड़ी वाले से इलेक्ट्रिक वायर्स परचेज कर लेता है। अब किस कबाड़ी वाले से परचेज किए, कोई भी कबाड़ी वाला हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिक वायर परचेज कर लिए, पर कौन से इलेक्ट्रिक वायर परचेज किए, यही 15 बंडल उसने क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक वायर के परचेज कर लिए। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, उसने क्लेम डाल दिया कि हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर हैं वो क्या हुए, चोरी हुए हैं, हमारे इलेक्ट्रिक वायर क्या हुए हैं, चोरी हुए हैं। और स्टूडेंट इस केस में क्या होता है कि जो बंदा है जिसने ये कबाड़ी वाले से इलेक्ट्रिक वायर खरीदे थे, उसके पास उसकी रिसीप्ट नहीं है, उसके पास उसकी रिसीप्ट नहीं है। तो क्या इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने केस फाइल किया है इस बंदे के अगेंस्ट, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि उसने यहाँ पे, क्या ये मान लिया जाएगा कि उसने यहाँ पे गिल्टी ऑफ ऑफेंस किया है? तो आंसर इज नो, यहाँ पे गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 403 के अंदर गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी कबाड़ी वाले से स्टूडेंट क्या किया था, उसने किसी कबाड़ी वाले से क्या किया था, हाँ जी, उसने किसी कबाड़ी वाले से वो इलेक्ट्रिक वायर्स जो 15 बंडल्स थे इलेक्ट्रिक वायर के, वो परचेज किए थे। बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। दूसरा केस देखो भाई क्या हुआ, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भाई कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ। ठीक है, यस सर। जैसे भाई आपने अपने घर पे बोला पेंट करने आना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं आपके घर में पेंट करने आ जाऊंगा। फिर उस ठेकेदार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास वर्किंग लोड ज्यादा था। अब आपके फादर ने जिस कॉन्ट्रैक्टर से बात की थी कि आपको घर में पेंट करने के लिए आना है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आपके फादर कौन है भाई, प्रिंसिपल, और आपके फादर ने क्या किया है, पेमेंट कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आपके फादर ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने पैसा रिसीव कर लिया है, पेमेंट उसने रिसीव कर लिया, पर उसने क्या किया, यहाँ पे
वो पेमेंट जो है उसने अभी तक सब कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर नहीं की, और सब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, यहाँ पे केस फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट को और कहा कि सर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने मुझे पेमेंट नहीं दी है, सर ये बेईमानी कर रहा है, ये मिस एप्रोप्रिएटेड ऑफ मनी कर रहा है, पैसे का गलत यूज कर रहा है, मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहा, 403 में इसका केस लगा दो। तो मैजिस्ट्रेट ने स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश कर दिया, मतलब कि यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया, और हाई कोर्ट ने भी बोला, हाई कोर्ट ने भी स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का, यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मजिस्ट्रेट टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस एंड हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है उसको क्वेश नहीं करेंगे। सीधी सिंपल सी बात है, मजिस्ट्रेट ने क्या बोल दिया है कि भैया ये मिस एप्रोप्रिएटेड ऑफ मनी नहीं है, या 403 के अंदर गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आगे की बात समझ में। तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी क्या करता है, रिफ्यूज टू क्वेश द ऑर्डर। तो हाई कोर्ट भी यहाँ पे मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिसीजन आया है उसको रिफ्यूज नहीं कर रहा। तो आप अपील चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये मैटर है वो सिविल नेचर का है, ये मैटर क्रिमिनल नेचर का नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 403 नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ होता है तो ये 403 का केस नहीं है, ये 403 का केस नहीं है, तो ये यहाँ पे 403 के अंदर पनिशेबल नहीं होगा। कहीं और जाके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाके स्टूडेंट आप लोग रिलीफ ले सकते हो, पर यहाँ पे आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 403 है, मिस एप्रोप्रिएटेड ऑफ द मनी, मतलब कि यहाँ पे गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको सेक्शन 403 समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 404। 404 की क्या कहानी है स्टूडेंट? 404 में दो बातें, कि एक बंदा जो है वो डिसीज पर्सन है, मतलब एक आदमी है जिसकी डेथ हो गई है। अब जो आदमी है स्टूडेंट जिसकी डेथ हो गई है, तो क्या हुआ है भाई, एट द टाइम ऑफ डेथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ डेथ क्या हुआ है। अब स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ डेथ दो बातें होंगी, एट द टाइम ऑफ डेथ दो बातें होंगी, कि जो उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन है, अब ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। मैंने आपको बोला था 404 की जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी। तो ये जो स्टूडेंट प्रॉपर्टी है, जिस बंदे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो उस केस के अंदर ये प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में आ गई, किसी भी पर्सन के पोजीशन में ये प्रॉपर्टी आ गई है। कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पोजीशन में ये आ गई हो, ये प्रॉपर्टी आ गई हो। एक मिनट, ये स्टूडेंट मेरा बच्चा है, देख लो आप इसे। तो ये स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो क्या हुआ भाई, जिस पर्सन की डेथ हो गई उसकी प्रॉपर्टी को किसने ले लिया, किसी भी पर्सन ने ले लिया जो कि उसका लीगल हायर नहीं है, या तो उसकी प्रॉपर्टी को किसने ले लिया, जिस पर्सन की डेथ हुई है, जिसको उसने एम्प्लॉयड करके रखा था, अपने पास एम्प्लॉय रखा था एज अ क्लर्क या एज अ सर्वेंट। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट, अगर किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी कौन एक्वायर कर लेता है, जिसको उसने एम्प्लॉयड किया हुआ है। मान लेते हैं कि उसने किसी सर्वेंट को, किसी नौकर को रखा हुआ है, और उसका नौकर क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को लेके चला जाता है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन में स्टूडेंट यही दिया हुआ है कि जेड की डेथ हो जाती है, और जो उसकी फर्नीचर है और जो उसका मनी है वो सारा का सारा लेके कौन भाग गया, उसका नौकर लेके भाग गया। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट, जब उसका नौकर पकड़ा जाएगा तो उसको 7 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, उसको 7 साल की इम्प्रिजमेंट होगी। और अगर कोई स्ट्रेंजर लेके जाता है तो उसे जो इम्प्रिजमेंट होगी वो 3 साल की इम्प्रिजमेंट की जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो हमने ये वाला सेक्शन भी 404 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने 403 और 404 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम आगे के सेक्शंस देखेंगे। ये छोटी छोटी वीडियो बनाने का स्टूडेंट बस एक ही कारण है कि आप लोग कम टाइम पे पूरी वीडियो को वॉच कर पाए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, टेक केयर।